तो स्टैटिस्टिक्स के इस सेक्शन में हमारी आखिरी क्लास जो थी वो थी ज्योमेट्रिक मीन पे, और आज हम हार्मोनिक मीन की तरफ को बढ़ने वाले हैं। हार्मोनिक मीन पढ़ने से पहले मैं आपको अपने सोर्सेज बता दूं हर वीडियो की तरह। इसमें जो हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं, हम ICAI मॉड्यूल और एक BCom लेवल की एक कोई सी भी किताब स्टैंडर्ड बुक जो होती है प्राइवेट पब्लिकेशन की, साथ में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और IGNOU जो होते हैं उनके नोट्स को कंपाइल करके पढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसको पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम स्क्रीन पे लगाएंगे अगर आप उतना भी पढ़ते हैं तो बहुत है, क्योंकि इसको बनाने से पहले जो कंटेंट हम लेके आए हैं उसमें हम एक एक लाइन इन चारों सोर्सेस के पढ़ के आए हैं। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ये कंटेंट तैयार किया है। तो जो काम आप कर सकते हैं आपका समय बचाने के लिए, वो हमने पहले से ही किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आज मैं ये बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हार्मोनिक मीन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों ने जैसे तरीका देखा होगा मेरा पहले से ही पढ़ाने का, तो मैं डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो डेफिनेशन आसान हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगा हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन, कि हार्मोनिक मीन आखिर कैसे निकाला जाए। जब आप हार्मोनिक मीन निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको फिर हार्मोनिक मीन की एक डेफिनेशन बताऊंगा कि हार्मोनिक मीन की क्या डेफिनेशन है। जैसे ही आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हार्मोनिक मीन की, तो फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स पढ़ लेंगे हम लोग, किसके? हार्मोनिक मीन के। फोर्थ, जब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आप पढ़ लोगे तो फिर आप पढ़ोगे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। इसमें हम मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे वो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। और सिक्स्थ होगा टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। तो लगभग इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तब जाके हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की तरफ को बढ़ते हैं। अच्छे से आप नोटबुक और पेन लेके रखना और अच्छे से एक एक चीज़ को नोट करना, क्योंकि ये फाइनल है, इसके बाहर कुछ भी जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं बनती है। और इस PDF के दौर में अगर आज भी आप नोट्स बनाते हैं, अपने प्रॉपर चीज़ों को पढ़ने के बाद सारे के सारे नोट्स अच्छे से बनाते हैं, तो फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा, ये मैं भी मानता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल से स्टार्ट करता हूँ, कंप्यूट हार्मोनिक मीन ऑफ। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस एग्जांपल का सीधा ताल्लुक डेफिनेशन से होगा, तो ध्यान सुनना खासकर। हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 6 एंड 10, 4, 6 और 10। क्या आपने इससे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा? अगर मैंने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो 4 + 6 + 10/3 कर देता, आ जाता। तो अरिथमेटिक मीन जो था वो एडिटिव था। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता, 4 × 6 × 10, बाहर से क्यूब रूट लगा देता, याद है। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, कैसे इसे निकाला जाता है? अगर आप हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हो, H या HM, ये दोनों ही हार्मोनिक मीन का नाम है। चाहे H कह लो चाहे HM कह लो, सिंबॉलिकली इनको दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। इसे इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या करो, इनका रेसिप्रोकल कर दो। इनका रेसिप्रोकल है आपका, ध्यान से देखना, इनका रेसिप्रोकल है 1/4, 1/6 और 1/10। मैं आपको हार्मोनिक मीन निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इनका रेसिप्रोकल करें और उसका सम कर दे। रेसिप्रोकल का सम दिख रहा है आपको, और उसे डिनोमिनेटर में रखें नीचे। ऊपर लिखे नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3 टर्म्स है ना टोटल, तो ऊपर लिखूंगा 3। हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका बता रहा हूं। जितने ऊपर ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे उन ऑब्जर्वेशंस का पहले रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करें। जैसे 4 है तो 4 का उल्टा होगा 1/4, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 ही तो है। किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो कैसे?
हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, पहले आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद जो रेसिप्रोकल करोगे उसके बाद इसका सम कर दोगे और उसे नीचे रखोगे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, 3 है तो 3 आ जाएगा। मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि क्या क्या होने वाला करके। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से तो 3 ये आ जाएगा 0.25 सॉरी, प्लस 1/6 की अगर आप बात करोगे तो यह है 0.17 प्लस ये देखने को मिल रहा है आपको 0.10। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ टोटल, तो सॉल्व आप लोगों को लेना 5.77 हार्मोनिक मीन निकालना मैंने आपको सिखा दिया। क्या हार्मोनिक मीन आगे निकालना, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उनका रेसिप्रोकल करेंगे और सम कर देंगे। रेसिप्रोकल्स का सम लिखा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स की, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। आगे बढ़ाऊँ मैं अब, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा होने के बाद अब मैं आपको डेफिनेशन की तरफ को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एक छोटे से फॉर्मूले की भी आपसे बात कर लेते हैं हार्मोनिक मीन के। सही से देखो यार, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू, हमने ऊपर क्या लिखा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नीचे क्या करा देखो ये ऑब्जर्वेशन, जैसे सीरीज है तो ये x सीरीज है तो कहोगे ये 4 6 था, उसके बाद 10 था, x वेरिएबल ही तो था ये। तो x सीरीज का पहला वाला जो टर्म था उसे x1 कहते हैं शायद, दूसरे वाले को x2 कहते हैं, तीसरे वाले को, तो आपने क्या करा इनका रेसिप्रोकल करा, 1/x1 करा आपने, 1/x2 करा आपने, 1/x3 करा आपने, ऐसा सो ऑन अप टू 1/xn तक आप ऐसा करते चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो n अपॉन में आपने इन सभी को जोड़ दिया ना, तो आपने सिग्मा करा किसका, 1/x का, साथ में एक आ जाए, तो ये है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। समझ आया, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है n अपॉन सिग्मा 1/x। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला समझ में आया। एक बार डेफिनेशन देख ले, ठीक है भैया, डेफिनेशन देखना स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन की, और फिर मैं आपको आगे को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एक दो डेफिनेशन हमने लिखी है, तो उसकी सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ हार्मोनिक मीन की। आखिर क्या होता है हार्मोनिक मीन, इसकी जो डेफिनेशन सबसे पहली है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द, इट इज डिफाइंड एज द reciprocal, it is defined as the reciprocal of the, it is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal, arithmetic mean of the reciprocal, arithmetic mean of the reciprocal of the individual observations, of the individual observations। डेफिनेशन समझनी बहुत ज़रूरी है, ये लिखने वाला पेपर नहीं है कि आप डेफिनेशन याद करो, लेकिन डेफिनेशन समझ जाओगे तो पूरे चैप्टर का बेस, एक जब दिमाग में एक बेस बन जाएगा, ढांचा बन जाएगा कि आखिर है क्या है हार्मोनिक मीन, तो उसी को देखकर तो हम आगे उसके फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट पढ़ेंगे, डीमेरिट पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस डेफिनेशन को समझना है। स्टार्ट करें एक बार, ठीक है। मैं फिर से अपनी बात शुरुआत करूंगा। मैंने समझाना है कि हार्मोनिक मीन जो हमने निकालना सीखा वो क्या होता है आखिर करके। शुरुआत करूं तो हार्मोनिक मीन अगर आपने निकालना सीखना है तो मैं इसी एग्जाम्पल को वापस लेता हूं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या थे, 4 6 और 10। मैं आपसे कह रहा हूं इन 4 6 10 का एरिथमेटिक मीन निकालो। सिंपल वही पुराना वाला, क्या निकालो, आपने कहा बहुत आसान है एरिथमेटिक मीन निकालना। तो 4 6 और 10 को जोड़ देंगे, अपॉन में 3 कर देंगे, जो भी आएगा 16 4 20, 20 अपॉन 3 6.66। कोई दिक्कत, ये क्या कहा मैंने, इन 4 6 10 का क्या निकालना होगा। नेक्स्ट मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अब ऐसा करो ना यार, 4 6 10 के रेसिप्रोकल का एरिथमेटिक मीन निकालो। समझ रहे हो, हार्मोनिक मीन का कोई जिक्र अभी भी एरिथमेटिक मीन निकालने बोल रहा हूं। किसका, रेसिप्रोकल का। तो एरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, जितने होते हैं उनको जोड़ देते हैं, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड कर देते हैं। आप बोल रहे भैया रेसिप्रोकल का कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, एरिथमेटिक मीन ही तो निकालना। एरिथमेटिक मीन तीनों टर्म को जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसने कहा इनका नहीं, इनके रेसिप्रोकल का। तो इनका रेसिप्रोकल 1/4 1/6 और 1 और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल के देख लूं मैं।
तो जितना भी आएगा फिर इसको करके हम लोग देख लेंगे। मतलब ये तो 3 आ जाएगा नीचे आएगा इसकी। अच्छा चलो एलसीएम लेने की निकालने की से कोई खास जरूरत नहीं, मैं इतना ही देखो बोल रहा हूँ यार, निकल जाएगा ना जो भी आंसर आएगा यहाँ से अरिथमेटिक मीन हमारे सामने आ जाएगा। क्या करना है इसे निकाल के क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत। निकाल दिया अरिथमेटिक मीन। किसका अरिथमेटिक मीन निकालना है? इसके रेसिप्रोकल को अरिथमेटिक मीन आपने निकाल के रख दिया। फिर मैं अपनी बात रखता हूं, 4, 6, 10 के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन आप निकाल चुके हो, कोई दिक्कत। अब अगर मैं बोलूं 4, 6, 10 के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन को फिर से उल्टा कर दिया है, फिर से रेसिप्रोकल कर दिया जाए, समझ रहे हो? मैंने पहले क्या कहा? 4, 6, 10 के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालो। अब मैं क्या बोल रहा हूं? 4, 6, 10 के रेसिप्रोकल का जो अरिथमेटिक मीन निकाला उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो, उसको फिर से उल्टा कर दो। तो क्या निकालने को बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं बोल रहा हूं रेसिप्रोकल कर दो। किसका? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, समझ रहे हो? ये रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन नहीं था, सिंपल अरिथमेटिक मीन था रेसिप्रोकल का। बोला उस रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन जो था रेसिप्रोकल का, उसका भी अब क्या कर दो। तो मतलब इस रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ही तो होता है, तो कर दो इसे उल्टा में। तो कितना आएगा? 3 अपॉन में 1 अपॉन ये देख लो, इसको मैच करो यहां से। ये देखो ये तो था, है नहीं है? समझ आया? फॉर्मूले के टर्म्स में लिखो तो यही तो है वो। ये क्या है? देखो यहां से मिलाओ। अब 3 क्या है? n। ये क्या है? 1 अपॉन x। ये क्या है? 1 अपॉन x2। ये क्या है? 1 अपॉन। मेरी बात समझ में आई? क्या यही रेसिप्रोकल? यही नहीं है? लास्ट बार समअप करूंगा फिर डेफिनेशन पहुंचूंगा, इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता। अपनी तरफ से मैंने एक बच्चे की तरफ समझाने की कोशिश करी है तुम्हें, ठीक है? क्या कहा? पहले इन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर जो रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन है उसका भी रेसिप्रोकल करो। ये रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का। किसके अरिथमेटिक मीन का? रेसिप्रोकल्स के। लास्ट बार बोलता हूं, रेसिप्रोकल्स के अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल है। ये था ना, इनके रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन था, इस पूरे का रेसिप्रोकल कर दिया, तो आया आपका कौन सा मीन? हार्मोनिक मीन। कंपेयर कर लो यहां से, फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। n 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x3, ये तो है, अंग्रेजी में ही लिखता है। क्या है हार्मोनिक मीन? देखो जरा सुनो, हार्मोनिक मीन क्या है उस पर बात करें। रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन उसका भी रेसिप्रोकल, यही तो डेफिनेशन। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। जो रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन था उसका भी रेसिप्रोकल है, अंग्रेजी में लिख देता है ऐसे। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। ये क्या है? किसका? ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। यही तो है, डेफिनेशन तो यहीं तक है ना कायदे से। इट इज डिफाइंड एज द ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन निकाला था उसका भी रेसिप्रोकल है ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। कोई दिक्कत? क्या डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई? पहली बार पढ़ रहे हो तुम भी हार्मोनिक मीन, ऐसा तो कुछ नहीं कि समझ में नहीं आया। क्या फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया? हाँ, जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल करके उनका अरिथमेटिक मीन निकालना, उसका भी रेसिप्रोकल करना, इसी को कहते हैं जो हार्मोनिक मीन। तो पहली डेफिनेशन हार्मोनिक मीन की आप लोग इसे लिख लेना। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन की तरफ को बढ़ता हूँ। अब तो पूरा आ गया ना, ठीक, इसको मैं छोड़ दूंगा। है यार, ये मेरे भी काम आएगा। पहला हो गया। नेक्स्ट और कुछ लिख रहा है? एक और डेफिनेशन लिखता है, हार्मोनिक मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस is defined as the reciprocal of the arithmetic mean, the
रेसिप्रोकल ऑफ द arithmetic mean of the reciprocals of the observations of the observations आया नहीं आया? है उसी को अब अलग अलग भाषाओं में लिखिएगा। हार्मोनिक मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, बोल रहा है ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें जीरो, जो 4 6 10 लिखा था जीरो नहीं था, उसमें जीरो आएगा तो फिर हार्मोनिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, वही तो बोलने लग गया कि रेसिप्रोकल है किसका, अरिथमेटिक मीन, वो भी रेसिप्रोकल्स का। आ गया? आगे बढ़े। तो इतनी डेफिनेशन हमने लिख ली इसकी हार्मोनिक मीन की, और डेफिनेशन बहुत है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डेफिनेशन के बारे में सारा का समझ गए। एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ यार, कल के दिन कहीं दिक्कत ना हो। हार्मोनिक मीन समझना जरा से, इज बेस्ड ऑन, हार्मोनिक मीन जो है बेस्ड है ऑन द रेसिप्रोकल, किस पे बेस्ड है, रेसिप्रोकल पे, बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स एवरेज्ड, ऑफ नंबर्स एवरेज्ड। ये लो एक और डेफिनेशन है, हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल, ये बेस्ड है किस पे, रेसिप्रोकल पे, किसके रेसिप्रोकल पे, ऑफ नंबर्स एवरेज। एवरेज निकालना मतलब वही तो हुआ, मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना, मतलब रेसिप्रोकल्स के अरिथमेटिक मीन को निकाल के उसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, यही बोल रहा हूँ। आ गया? नंबर्स को एवरेज करके उसका रेसिप्रोकल अगर निकाल दोगे तो उसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। एवरेज मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ये तो कनेक्ट कर जा रहे होगे अब डेफिनेशंस को, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन की कहानी खत्म हुई, तो एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, डेफिनेशन वाला जो था आ गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो मैं फॉर्मूले एक साथ कंपाइल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जब अपने नोट्स बनाओगे तो सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पे कंपाइल कर लेना, एक जगह पे लिख लेना। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। अब हैशटैग फिर से डालना, पहला एग्जाम्पल, शुरुआत में एग्जाम्पल, अब लिखना हैशटैग कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। आखिर हार्मोनिक मीन कैसे निकालें? तो ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, ये है इंडिविजुअल सीरीज का। कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज में मैं आपको हार्मोनिक मीन निकालना सिखा चुका हूँ, यही इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ से लिख लेना, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn, कहाँ तक, xn तक जितने भी होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन का, h अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x। आ गया? और ये आपका एग्जाम्पल है, ये इंडिविजुअल सीरीज ही तो हुई, किस किस का निकालना था, 4 6 और 10। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लेना, 4 6 और, इंडिविजुअल सीरीज ही तो थी। जब ऐसा होता है, जब सिर्फ x वेरिएबल होता है तो इंडिविजुअल सीरीज होता है। तमाम पिछले इतने वीडियोस में मैं आपको पढ़ाता हुआ हूँ, और जो तैयारी कर रहा है ठीक ठाक थोड़े से भी लेवल पे, तो उसको ये तमाम चीज़ें पता होंगी कि स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप की सीरीज होती हैं मेन तौर पे। वैसे होती तो बहुत सारी है, फिर आगे जब अंदर खुश होगे तो उनके आगे बढ़े। एक डिस्क्रीट सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एक किसके बारे में, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज लिखना, न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन समझ बनाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में है, एक x वेरिएबल है, एक फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। x वेरिएबल है 2 4 8 16, 2 4 8 एंड 16। फ्रीक्वेंसी है 2 3 3 2, 2 3 3 और 2। आ गया? तो वर्टिकली लिख लो इसे, x और f 2 4 8 और 16, यहाँ 2 3 3 और सिग्मा f को और क्या कहते हैं, n, कितना है 10। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको हार्मोनिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हार्मोनिक मीन का आखिर फॉर्मूला क्या है करके। स्टार्ट करूँ? अच्छा, पिछली सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था बताना जरा। हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, वहीं से तो कनेक्ट करेंगे, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, ऐसा ही तो था शायद। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट सीरीज में x वेरिएबल के साथ साथ क्या होता है, मतलब इन दोनों में अंतर फ्रीक्वेंसी का ही है। तो फॉर्मूले में भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी जोड़ दी जाए, यहाँ पे जोड़ दूं, ये लो
इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एच एम इज इक्वल टू एन अपॉन, देखो इस फॉर्म में इसमें लिखना पहले जब फॉर्मूला लिखोगे, सिग्मा एफ इंटू 1 अपॉन एक्स, मतलब पहले एफ इंटू 1 अपॉन एक्स को इंटू करोगे फिर वो कर लोगे, आ गया। अच्छा इसे मैं और सिंप्लीफाई करूँगा, सिग्मा एफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, एफ एक्स, ये रहा फॉर्मूला, आया। करके दिखाऊँ, अब इसको करके दिखा दो बराबर से, ठीक है भैया। क्या करोगे सबसे पहले, कुछ लोग अलग, कुछ किताबों में 2 स्टेप लिखे होते हैं। पहले वो क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स, पहले सभी का यहाँ पे लिखा लेंगे 1 अपॉन एक्स, क्या निकालेंगे, फिर उसको किससे इंटू करेंगे, कितने स्टेप हो जाएंगे, कुछ एक ही स्टेप में कर देते। देखो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि सीधे एफ अपॉन एक्स करो, सीधे क्या बनाओ, एफ अपॉन में एक्स, 2 अपॉन में 2, यहाँ पे 3 अपॉन में, फिर यहाँ पे 3 अपॉन में 8, यहाँ पे 2 अपॉन में 16। ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते, मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो हार्मोनिक, फिर इसका क्या कर दो, यहाँ पे सिग्मा कर दो एफ और एक्स का, आ रहा है, उसे यहाँ ला के लिख दो, आंसर आ जाएगा। एन कितना है पहले बताओ, एन तो 10 है, इसका सिग्मा यहाँ पे कर दो, जितना भी आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, ऐसे ऐसे करके तमाम चीज़ें कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी तो जोड़ के बता सकता हूँ कि 2 अपॉन 2 मैंने लिखा, 3 अपॉन 4 मैंने लिखा, उसके बाद 2 अपॉन 16 मैंने लिखा, सॉरी पहले 3 अपॉन 8 है ना, 3 अपॉन 8 मैंने लिखा, फिर 2 अपॉन 16 भी मैंने लिख दिया। ऐसा हो जाएगा 10 अपॉन में इनको सॉल्व वॉल्व करके जो भी आ रहा है, मेरा सीधा आंसर इन्होंने दे रखा 4.44, 4 हार्मोनिक। इन सभी को ऐड करना आपका वो है। आप बोलोगे यहाँ क्यों लिखा, मत लिखो यहाँ, इसी को जोड़ के सीधा ये फाइनल आंसर यहाँ लिख दो, मेरे को क्या दिक्कत है। सीख गए, फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे बना, सिग्मा एफ इंटू 1 अपॉन एक्स। ये कौन सी सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी, बिल्कुल ठीक भैया। ये भी आप लोग ये समझ चुके हो। आगे बढ़ाऊँ क्या अब, ठीक है भैया आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाना शुरू करूँगा, तीसरी कौन सी सीरीज आएगी, क्या कंटिन्यूअस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज ऐसी होती है। हाँ भैया, कंटिन्यूअस सीरीज की अगर बात करोगे तो डिस्क्रीट सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में आसानी से बदला जा सकता है, बदला जा सकता है ना, बदला जा सकता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। एग्जाम्पल हो जाए इसका भी, तो कंटिन्यूअस सीरीज जैसे जिन लोगों को नहीं पता पहले बता रखा है, वैसे तो लोगों को सभी को समझा रखा है ना। कंटिन्यूअस सीरीज में 0 से 10 अप टू 70 है, एक बार लिख ही लो यार, फिर भी लास्ट ही तो है वैसे भी। 10 से 20, 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से 70। आगे बढ़ें, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो 5, 8, 10, 12, 5, 8, 10, 12, 17, सॉरी 5, 8, 10, 12, 7, 6, 3, 7, 6 और सिग्मा एफ दैट इज एन इज इक्वल टू 51 आ रहा है, बोल रहा है, आया। अरे यार आपने पढ़ा तो था कि ये जो है सी आई, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिड वैल्यू में। किस में, मिड वैल्यू को या तो एक्स कहते हैं या एम कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस अगर आप इसको एक्स कैसे निकलता है, L1, इसे L1 कहते हैं, इसे L1 कहते हैं, इसे L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट, दोनों को जोड़ो, L1 L2 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 30 अपॉन 2 15, ऐसे करके जोड़ते जाओ, 25, 35, 45, 55 और अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊँ क्लास इंटरवल को, तो क्या एक्स और एफ है, और ये दो चीज़ें किस में देखने को मिलती थी, डिस्क्रीट में, इसीलिए इसे डिस्क्रीट सीरीज कहता है। कोई इसे एक्स कहता है, तो अब फॉर्म अगर डिस्क्रीट सीरीज बन गया कंटिन्यू लास्ट में, तो फॉर्मूला भी तो सेम रहेगा। तो फॉर्मूला यही है, एन अपॉन सिग्मा एफ अपॉन ए। आगे समझ में, इसको ज़्यादा सॉल्व कर दो तो कहाँ पे पहुँच जाओगे, एन अपॉन में सिग्मा एफ एक्स ना, ये तो आएगा एफ इंटू 1 इतना आ जाएगा, आ गया। और इनको क्या लिख सकते हो आप, अगर आप x ना कह के इसे क्या कहते हो, मिड वैल्यू, तो क्या कर दोगे, n अपॉन में सिग्मा f इंटू 1 अपॉन m, या आप कह सकते हो कि 1 अपॉन सिग्मा एफ एम। कोई दिक्कत, निकाल लोगे ना अब।
निकालना आता है भैया करो f अपॉन में m कर दो, ये इस f को डिवाइड कर दो इससे, फिर जो भी आंसर आएगा जोड़ घटा के आंसर निकाल दो। निकालना बेकार है वैसे, क्या करोगे निकाल के, मैं तो कहानी आपको समझाना चाह रहा था। इतना आप लोगों तक पहुंच गया। तो हार्मोनिक मीन की दो हिस्से खत्म हो गए जो हमने लिखा था शुरू में। क्या क्या लिखा था, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कहा था हमने, हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, हम सीख गए। दूसरा डेफिनेशन भी सीख गए। अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ को। किसकी तरफ को, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना प्लीज़, जितने भी तरीके हो सकते हैं सभी को हमने कंपाइल कर दिया है, और अगर आप लोग लिख लोगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। शुरू करूँ आगे को मैं, ठीक है। इतना होने के बाद स्टार्ट ही करता हूँ इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ हार्मोनिक मीन, कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश ऑफ हार्मोनिक मीन। कल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम एक मोड और मीडियन और बच रखा है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्या प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इन्हें आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। अच्छे से नोट्स बना लेना यार, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज भी कहेंगे, तो नंबर 1 हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक नहीं लग रहा, ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा है ना आप अच्छे से, ठीक है। नंबर 1, सेम पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने एरिथमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है और अब हार्मोनिक मीन पढ़ रहे तो सबके लिए सेम है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन बाय अ वेरिएबल k, if all the observations अगर सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस है टेकन बाय अ वेरिएबल k, टेकन बाय अ वेरिएबल k, टेकन बाय वेरिएबल k, comma, then the harmonic mean of the observations is also k, then the harmonic mean of the observations is also k। ठीक, ये प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन लिख दिया होगा, दिख नहीं रहा इसलिए मिटा देते हैं। ये बोल रहा है कि अगर किसी सीरीज के सारे ऑब्जर्वेशंस के हैं, मतलब सारे के सारे कांस्टेंट है, तो हार्मोनिक मीन भी कैसा होगा, कांस्टेंट। 10 बार एग्जांपल दे चुके हैं कि अगर आंसर 10 10, अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट है 10 10 10, तो इसका एवरेज मीन, एरिथमेटिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ गया। तो अगर सवाल पूछ दे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे अभी इन तीनों के बीच, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कब तीनों के तीनों बराबर होते हैं, जब सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। तो पहला समझ में आ गया, ये बड़ा आसान था। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन बाय अ वेरिएबल k, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज आल्सो k। ठीक है भैया, सेकंड की तरफ को बढ़ते हैं। नंबर 2 आ गया। नंबर सेकंड भी आसान है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स with n1 and n2 observations, if there are 2 groups, अच्छे से लिखते रहना एक एक करके, if there are 2 groups with n1 and n2 observations, with n1 and n2 observations, n1 और n2 observations के साथ, and h1 and h2 as respective harmonic means, and h1 and h2 as respective harmonic means आ गया। then the combined harmonic mean is given by, then the combined harmonic mean is given by, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैरेक्टरिस्टिक बात है कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन, जैसे कंबाइंड एवरेज मीन निकल जाता था, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकाला जा सकता है। आ गया। एग्जांपल के 2 सीरीज आपके पास, एक है x और एक है, इसमें 10 20 30 है, इसमें 100 500 और 800 लिखा है, तो इसमें और बढ़ा दो तो मान ले 900 1000, कोई दिक्कत, दोनों सीरीज मिल गई। चलो ऐसा करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसमें 5 रखते हैं। इसके n कितना है, n कितना होगा इसका, नंबर ऑफ टर्म्स 5,
है नहीं है, इसका कुछ हार्मोनिक मीन होगा, उसका हो गया H1, इसे कहेंगे H2। आ गया। अगर आप इस कंबाइंड सीरीज का कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल, मतलब इन दोनों का आपस में एक साथ हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन, तो ऐसे निकलेगा। देखो फॉर्मूला, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, तुम यहीं पे सीख लो तो सब कुछ। कंबाइंड हार्मोनिक मीन अगर आप निकालना चाहोगे तो सबसे पहले कर देना N1 प्लस N2। आ रहा है? N1 कितना है, N2 कितना है, 5। यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ करना N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। आया? सो ऑन जितने होंगे ऐसे। N1 4 अपॉन इसका हार्मोनिक मीन निकाल के लिख देना, पहले तो अकेले में हार्मोनिक मीन निकालोगे इसका, प्लस N2 5 अपॉन जितना भी हार्मोनिक मीन होगा निकाल के। तो सेकंड यही है, ये बोला इफ देयर आर 2 ग्रुप्स, अगर यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं विद N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशन, एक में N1 ऑब्जर्वेशन है, एक में N2 ऑब्जर्वेशन है, एंड H1 एंड H2 आर एज रेस्पेक्टिव हार्मोनिक मीन, और इसका H1 और उसका अगर हार्मोनिक मीन निकालोगे, देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय कंबाइंड हार्मोनिक मीन ऐसे दिया जाए, क्या पता फॉर्मूला पूछ ले, N1 प्लस L2 होल अपॉन में N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? हो गया ना इतना? तो अभी हम कितना पढ़ चुके हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े। थर्ड वाला थोड़ा सा कमाल का है, इसको सुनने की ज़रूरत है। थर्ड वाला अगर आपको आ जाता है तो फिर तो आगे ऐसे बेकार से हैं और हम आसानी से उन्हें कर लेंगे। 2 हो चुके अभी तक हमारे। थर्ड की तरफ को बढ़ते हैं अब। हाँ, नंबर थर्ड, तीसरा, इसको सुनो अच्छे से। इफ ईच वैल्यू ऑफ द नरेट इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन, इफ ईच वैल्यू ऑफ द नरेट is replaced by harmonic mean, if each value of the narrate is replaced by harmonic mean, comma, the total of the reciprocals of values, the total of the reciprocals, the total of the reciprocals of values, the total of the reciprocal of values of the narrate remains the same, of the narrate remains the same। इसका क्या मतलब है, ये क्या बात बोल रहा है, इसको समझाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, और एग्जांपल है कि हार्मोनिक मीन निकालो 6, 3 और 2 का। किसका हार्मोनिक मीन निकालना है? क्या हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो? कैसे? कितने हैं टोटल? 1 अपॉन 2। 3 ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन 2 को बोलते हैं 0.5, 1 अपॉन 3 को बोलते हैं कहीं ना कहीं 0.33। 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 0.17 आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर इसको जोड़ देंगे 5, 8, 0.88 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 3 अपॉन में 1 कितना आ गया? 3। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो हार्मोनिक मीन जो आपको इसका देखने को मिला वो कितना देखने को मिल रहा है? 3। आ गया? तो हार्मोनिक मीन जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 3। आ गया हार्मोनिक मीन। आगे बढ़े। अब एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर मैं सीधे इन रेसिप्रोकल्स का सम करके देख लूँ, एक बार करूँ रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल कितना था? 1/6, 1/3, 1/2। हार्मोनिक मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे रेसिप्रोकल्स के सम की बात कर रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल का सम ये तो था, इसको सॉल्व करके आया 0.17, 0.33, 0.5 कह लो या 50 कह लो, तो इनका सम कितना है? 1। ये क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। कोई दिक्कत? ये कब आया? जब वैल्यू कितनी थी? 6, 3 और 2 थी, तो उसके इन 6, 3 और 2 का रेसिप्रोकल करके सम करा तो 1 आया। ये बोल रहा है कि अगर ये जो हर एक ऑब्जर्वेशन है इसको रिप्लेस कर दिया जाए हार्मोनिक मीन से,
तो 6 3 2 को अगर मैं हार्मोनिक मीन से रिप्लेस करूं तो कितना लिखोगे? 3 3 3। इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन। और अब आप सम ऑफ रेसिप्रोकल्स करके देखो, क्या करके देखो? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल करो 1/3 1/3 और 1/0.33 आएगा, ये भी 0.33 आएगा, एक को 0.34 मान लेते हैं, आ गया आंसर। कितना आ जाएगा फिर भी? ये यही पॉइंट था, ये बोलता है कि अगर ऑब्जर्वेशन की सभी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन की, आ रहा है, उनको अगर रेसिप्रोकल करके सम करा जाए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की सभी वैल्यूज को हार्मोनिक मीन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए और फिर उसका क्या करा जाए? रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल का सम फिर भी सेम आएगा। आया? अगर जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उनके रेसिप्रोकल का सम करोगे तब 1 आएगा। इन सारी वैल्यूज को अगर हार्मोनिक मीन से रिप्लेस कर दोगे तो भी अगर वो निकालोगे रेसिप्रोकल का सम, तब भी कितना आएगा? मतलब रेसिप्रोकल का सम सेम रहेगा। हार्मोनिक मीन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए पूरे डेटा को, तो यही लिखता है इफ ईच वैल्यू ऑफ द नरेट, इसे नरेट कह रहा है, हाँ, अगर इस नरेट की हर एक वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन, अगर नरेट की हर एक वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाए? हार्मोनिक मीन से, द टोटल ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ये देखो पहले रेसिप्रोकल का टोटल ये था, अब रेसिप्रोकल का टोटल ये है, ऑफ वैल्यूज ऑफ द नरेट रिमेन्स द सेम। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट भी मैं समझा पाया। कितने पॉइंट हो गए अभी तक? 3 पॉइंट हम यहां तक पढ़ चुके हैं। आगे को बढ़ाना शुरू करूं? पॉइंट नंबर 4 से अब हम आगे को बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पॉइंट नंबर 4 की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर 4, और ध्यान से देखना क्या है नंबर 4 करके। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल। हार्मोनिक मीन क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। दिख रहा है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये तो डेफिनेशन नहीं लिख दी कैरेक्टरिस्टिक के नाम पे। चौथा भी समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन को ही बोल दिया है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेफिनेशन ही है कहीं ना कहीं, और डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। 5वां, ये भी ध्यान से देखना, ये कुछ आपको उसकी तरह देखने को मिलेगा, हाँ, ज्योमेट्रिक मीन की तरफ को, लाइक अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। किसकी तरह बोल रहा है? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरह। इट टेंड्स, लिख देता हूं चलो, इट टेंड्स इटसेल्फ टू फर्दर, एफ लिखा है, टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अच्छा मैंने क्या लिखा था? मैंने आपको कहा था कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो होते हैं उनका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। उसके 2 मैंने इंटरप्रिटेशन बताए थे। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है मतलब उनका एक तो कंबाइंड मीन निकल सकता है, दूसरा वो कुछ और फॉर्मूले बनाने में कल के दिन काम आते हैं, कहा था। तो ये भी तो ये बोल रहा है लाइक AM एंड GM, बोल रहा है कि लाइक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरह, फिर से पढ़ता हूँ, लाइक अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरह इट अटेंड्स, हार्मोनिक मीन भी जो है, इटसेल्फ टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका भी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब ये किसके काम आएगा? पहला कंबाइंड मीन की तरफ काम आएगा। कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता, और ये फर्दर फॉर्मूला फॉर्मेशन में काम आएगा, याद है? फर्दर फॉर्मेशन की मतलब इससे कोई और फॉर्मूले भी बनेंगे। जैसे इससे पहले आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था तो उसका फर्दर फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या था? वो जो
इंडेक्स नंबर है, फिशर का इंडेक्स नंबर है, उसको बनाने में मदद करता, तो ये भी किसी न किसी को बनाने में मदद करेगा आगे। इतना समझ में आ गया? 4 हो चुके हैं अभी तक, 5 सॉरी। अब किसकी तरफ को बढ़ रहा हूं मैं? 6th। ये भी ठीक है। अमंगस्ट द 3 मीन्स, जो आपने 3 मीन्स अभी तक पढ़े ना, अमंगस्ट द 3 मीन्स दैट इज एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। अगर इन तीनों में बात कर लोगे तो हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। आ गया? हार्मोनिक मीन इज द लीस्ट। भैया समझ में आ नहीं आया? अमंग्स द 3 मीन्स, अगर तीनों की बात करोगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इज द लीस्ट। दैट इज, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन या तो बड़ा होगा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के पीछे लिखाया था, और ये या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? हार्मोनिक मीन के। आया? सबसे बड़ा कौन होता है तीनों में? उससे छोटा? सबसे छोटा? आ गया? और क्या ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं? भैया इसका मतलब पता ही होगा, इसके 2 इंटरप्रिटेशन है, 2 स्टेटमेंट एक साथ। ये बोलता है अरिथमेटिक मीन या तो बड़ा होगा या ये बड़ा होगा इससे। आया? या फिर अरिथमेटिक मीन कभी कभी क्या हो सकता है? इक्वल कब हो सकते हैं? जब सारी वैल्यू कांस्टेंट है, पता है ना। और अलग अलग कब होगा? जब वैल्यू अलग अलग है। तो ये लिखा है अमंग्स द 3 मीन्स दैट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द लीस्ट। सबसे कम कौन होता है? हार्मोनिक मीन होता है। कितने फीचर्स पढ़ चुके हो अभी तक? 6 फीचर्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी भी इसमें कुछ कहानी आगे बची हुई है। फीचर्स के बाद मेरिट डिमेरिट है, उसके बाद भी बहुत सारी कहानी बची हुई है, काम आएगा हमारे सब कुछ। ठीक है, 6 हो गए। 7वें की तरफ को बढ़ता हूँ। 7th, हार्मोनिक मीन इज नॉट अफेक्टेड, लिख लेना इन्हें, बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। हार्मोनिक मीन को एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई फर्क? क्या ज्योमेट्रिक मीन को एक्सट्रीम वैल्यूज से फर्क पड़ता था? नहीं। अरिथमेटिक मीन को सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज से फर्क पड़ता था। अब इतना पढ़ा के अगर एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं पता तो कभी नहीं पता। जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है डेटा की, या जो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, उन्हें कहा जाता है आपका क्या? एक्सट्रीम वैल्यूज। तो 7 पढ़ चुके हैं हम। ये इसका कल के दिन क्या बनेगा लास्ट वाला है? किससे फर्क नहीं पड़ता? किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से। तो इसका मेरिट बन जाएगा कल के दिन। मेरिट भी तो यही होगा। आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 8th, ये तो अभी आगे बहुत अच्छे समझेगा। हार्मोनिक मीन गिव्स करेक्ट एवरेज व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड डिफर्स। हार्मोनिक मीन गिव्स करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज। हार्मोनिक मीन करेक्ट एवरेज देता है व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड डिफर्स। व्हेन डिस्टेंस इज बट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जम के पूछा गया है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जरा, जैसे सवाल पूछा गया कि ये एक बच्चे का घर है, हाउस, ये इसका स्कूल है। स्कूल से जो घर तक की दूरी है वो है 12 किलोमीटर। कितनी? 12 किलोमीटर जाता है। 12 किलोमीटर बाइक से जाता है या स्कूटी से। आपके ज़माने के तो स्कूटी बाइक से ही जाते हैं बच्चे भी, हमारे ज़माने में तो साइकिल से जाते थे। तो वो जब गया स्कूल को, जाएगा तो 12 किलोमीटर ही, तो वो बाइक चला के ले गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। वापस आया तो स्कूल से आने की जल्दी थी उसे। वापस आते समय भाई जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आगे बाइक आ रहा है। क्या डिस्टेंस सेम नहीं है? 12 ही गया और 12 ही वापस आया, लेकिन अलग अलग स्पीड से गया। तो जब डिस्टेंस सेम हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो, तो अगर ऐसे में कोई बोले कि एवरेज स्पीड निकाल दो इसकी, क्या निकाल दो? एवरेज मतलब एक ही ऐसी स्पीड दो जिसमें वो गया और जिसमें आया, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। तो सबसे बेहतर यही है हार्मोनिक मीन। अगर आपने थोड़ी बहुत क्वांट्स पढ़ी होगी तो वहाँ जब आप जब एवरेज स्पीड निकालते हो इसमें, तो हार्मोनिक मीन का यूज़ होगा। तो लिखा है हार्मोनिक मीन गिव्स करेक्ट एवरेज, यही सबसे बेहतर करेक्ट एवरेज देता है। कब? व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस कैसा है? सेम है, लेकिन स्पीड, डिस्टेंस सेम है नहीं 12 किलोमीटर,
स्पीड अलग है। तो अगर ऐसे में एवरेज स्पीड आपने निकालनी है तो आप इसका क्या निकालो, ये सबसे बेहतर रहेगा। 8 हो चुके। आखिरी बात करता हूँ 9th, इफ अगर एनी वैल्यू इज 0, एनी वैल्यू इज, अगर कोई सी भी वैल्यू 0 है, हार्मोनिक मीन इज अनडिफाइंड, तो हार्मोनिक मीन निकालना ही पॉसिबल अनडिफाइंड, तो आप हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते हैं। आ गया, दैट इज हार्मोनिक मीन बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इतनी कहानी मैंने आपके सामने लिख दी कि हार्मोनिक मीन इसका आएगा ही नहीं। लिखा है ना, इफ एनी वैल्यू इज 0 हार्मोनिक मीन इज अनडिफाइंड दैट इज 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दूं इस पर भी। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक तो 0 है, एक 10 है और एक कितना है 100। निकाल दूं हार्मोनिक मीन, 3 लिखेंगे ऊपर, नीचे करेंगे 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 100। इसको जब करोगे तो 3 अपॉन में ये तो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा ये, तो अगर इन्फिनिटी से कोई भी डिवाइड होता है तो आंसर कितना आ जाता है? तो भैया यही था अनडिफाइंड, और ऐसा आ जाएगा। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्या ख़त्म कर लिए? इसी के साथ हमने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम ख़त्म कर चुके हैं। क्या मैं आगे को ले जाना शुरू करूँ टॉपिक? अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करने वाले हैं। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और बची हैं, उसके बाद हार्मोनिक मीन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये सारी क्लासेस के साथ साथ आप जब बाद में एमसीक्यू क्लासेस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस कह लो या फिर मेरिट्स कह लो, किसके, और दूसरा क्या कह सकते हो, डीमेरिट्स कह सकते हो, किसके। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करूं? ये दोनों के दोनों जब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, तो एक बार पढ़ देता हूं मैं, वैसे ही आप लोग समझ जाओगे। लगाए जाएंगे स्क्रीन पे, अच्छे से इन्हें प्लीज़ नोट करना है एक को। ठीक है, नंबर फर्स्ट, मेरिट फॉर द रेट्स एंड रेशियोज इन्वॉल्विंग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जरूरी है। ये देखो जरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेट्स और रेशियोज जिनमें इन्वॉल्व हो रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी सबके एग्जांपल भी आगे जाके मिलेंगे इसमें। देखो जरा, रेट कहते हैं जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर, रेट ही तो है। रेट कहते हैं अगर कोई चीज पर यूनिट टाइम पे करी जा रही होगी, लिख लेना है, अगर कोई चीज पर यूनिट टाइम पे करी जा रही है उसे कहते हैं रेट। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो पर यूनिट टाइम नहीं है, 1 घंटे में इतना चल रहा है, उसे कहते हैं रेट। अगर कोई टाइम रेट में, अगर रेट्स दिए होंगे या फिर क्या दिए होंगे, रेशियोज। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 किलोमीटर इन पर आवर, 1 आवर में, तो रेशियो ही तो है। अगर रेट्स दिया हो, रेशियो दिया हो, किससे रिलेटेड? अच्छा यहाँ ऐसा बोला हो, ये देखो रेशियोज की अगर मैं आपको समझाऊं तो बोल रखा है कि स्पीड और टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ दिख रहा है। अगर आपके बात तो रेशियो भी पता ही चल गया आपको, रेशियो तो दिया ही होता ना कि स्पीड और टाइम का रेशियो 3:2 है, समझ आया। तो ये बोलता है कि अगर आपको रेट्स दिए हों या फिर क्या दिया हो, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है, आ गया, तो सबसे बेहतर यही है। पीछे भी तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट ऐसा, याद रखना ये सवाल बहुत बार जम के पूछा जाता है। वैसे अगर एक चीज मैं छोटी सी, अगर बोलेगा रेट्स और ये दिए हो, अगर सवाल ये पूछता है कि रेट्स दिया हो, रेशियो दिया हो, सवाल सिर्फ इतना बोला, रेट दिया हो, रेशियो दिया हो या परसेंटेज दिया हो, कौन बेहतर है? तो बेहतर ज्योमेट्रिक मीन है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बोलेगा रेट दिए हो, रेशियो दिए हो या परसेंटेज दिए हो, और नीचे ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं कि बेस्ट कौन है, एरिथमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक, तो बेस्ट कौन है? ज्योमेट्रिक। पीछे पढ़ा तो था, इसको नोट बना के कहीं लिख लेना। लेकिन अगर बोलेगा रेट और रेशियोज दिए हैं इन केस ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, किसके रेट और रेशियो दिए हैं? तो भैया सबसे बेहतर कौन है? हार्मोनिक मीन सबसे बेहतर है। आया, मेरी बात क्लियर हो गई? अगर सिर्फ बोलेगा रेट, रेशियोज या परसेंटेज दिया है तो कौन बेहतर है? ज्योमेट्रिक। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोल देगा कि रेट्स, रेशियोज या परसेंटेज दिया है इनके केस में, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस केस में, तो हार्मोनिक मीन ही सबसे बेहतर है। इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं इस पे? ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉर द रेट्स एंड रेशियोज इन्वॉल्विंग प्राइस एंड क्वांटिटी, सेम
अगर रेट्स और रेशियोज दिए हैं किसके, प्राइस एंड क्वांटिटी के, प्राइस और, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर सिर्फ रेट और रेशियो बोलेगा तो कौन बेहतर है, ज्योमेट्रिक। लेकिन अगर रेट और रेशियो स्पीड टाइम डिस्टेंस के या फिर प्राइस और क्वांटिटी के, कि 20 रुपये किलो में 100 किलो चावल खरीदे, प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ऐसे में भी यही बेहतर होगा। आ गया, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड। कितने हो गए, 2। थर्ड पढ़ता हूं, इन अ गिवन डेटा सेट इफ देयर आर अ फ्यू लार्ज वैल्यूज, अगर एक गिवन डेटा सेट में कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, द रेसिप्रोकल्स विल टोन डाउन द इफेक्ट ऑफ लार्ज वैल्यूज, इन सच केसेस हार्मोनिक मीन इज टू बी यूज्ड। जैसे ये देखो यार, थर्ड एक्स वेरिएबल है, 10 था, 20 था, 30 था, और यहां आ गया 1 लाख। क्या ये कुछ बहुत बड़ी वैल्यूज हैं? जब हार्मोनिक मीन निकालोगे तो सबका रिवर्स नहीं करते, तो अगर मैं इसका 1/1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख से डिवाइड कर दूं, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी नहीं आ जाएगी, 0.00001, इतना नहीं आएगा ये। तो बोला कि अगर डेटा में कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो ये बेहतर है यार। क्यों? क्योंकि जब उसका रेसिप्रोकल होगा तो उसको छोटा छोटा बना देगा। जब डेटा में कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो हार्मोनिक मीन भी बेहतर है। आया, दोनों ही बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन है? अगर फिर से सवाल वैसे सवाल इतना घुस के पूछेगा नहीं, अगर बोलेगा ज़्यादा बेस्ट कौन है तो फिर इसी का नाम मानना हो। आ गया, इस पर बिल्कुल पीछे से रिसर्च करके मैं लाया हूँ कि अगर सवाल फंसाने वाला आ गया कि जब बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो कौन बेहतर है, हार्मोनिक, उसकी तो बात है नहीं। एरिथमेटिक तो इसमें बहुत ही खराब है क्योंकि तो भागता है बड़ी वैल्यूज़ की तरफ को, लेकिन हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक दोनों ही बेहतर हैं। ज़्यादा बेहतर कौन है? हार्मोनिक, क्योंकि इतना छोटा बना, जितनी बड़ी वैल्यू उसको उतना छोटा खींच के रख दे रहा है, दिख रहा है? तो यही लिखा है, इन अ गिवन डेटा सेट, अगर किसी गिवन डेटा सेट में इफ़ देयर आर अ फ्यू लार्ज वैल्यूज़, अगर कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, द रेसिप्रोकल्स विल टोन डाउन, अगर उनका रेसिप्रोकल करके देना होगा तो वो उसे नीचे ले आएंगे द इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर्स। आ गया, जो रेसिप्रोकल्स होंगे टोन डाउन कर देंगे बड़े बड़े नंबर्स के उस इफेक्ट को। इन सच केसेस हार्मोनिक मीन्स टू बी यूज्ड। आ गया, नेक्स्ट एक और, ये भी फोर्थ वाला जो पॉइंट था ये भी आपको वहां देखने को मिला था हार्मोनिक मीन में। कुछ हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में भी ये फोर्थ वाला देखने को मिला था। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कुछ सिमिलरिटी है। फोर्थ पढ़ दो एक बार, When it is desired to assign greater weight to smaller values, अगर greater weight देना है किसको? smaller values को, and smaller weight to larger values, ये उल्टा है। अगर डेटा की बड़ी वैल्यूज को, जैसे ये इसी को एग्जांपल मान लेता हूं, यहां देखो, पहले मुझे ये बताओ वेट्स कब दिए जाते हैं? जब आपको लगता है कि सारी की सारी वैल्यू इक्वल इंपॉर्टेंस की, सबके अलग अलग, पिछले वीडियोस देखेंगे तभी ये कनेक्ट होगा। हाँ, क्या कहा था कि अगर आपको लगता है कि सारी की सारी वैल्यूज इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं है तो आप क्या देना स्टार्ट करोगे? वेट देना स्टार्ट करते हैं। तो आप पता है वेट देने में क्या कर रहे हो? जो बड़ी वैल्यूज नहीं, बड़ी वैल्यूज इनको सबसे कम वेट दे रहे हो, जो सबसे छोटी छोटी वैल्यूज है उनको वेट कैसा दे रहे हो? ज़्यादा दे रहे हो। देखो दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ा वेट दिया 10, चलो 10 नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा, इसे 20 दिया, आ रहा है? उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को उससे ज़्यादा, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को उससे ज़्यादा, और इसकी अगर बात करूं सबसे बड़ी वैल्यू को बहुत ही कम वेट दिया। अगर आप छोटी वैल्यूज को बड़ा वेट देते हैं और बड़ी वैल्यूज को बहुत छोटा वेट देते हैं तो ऐसे केस में भी यही सबसे बेहतर है। कौन लिखा है? व्हेन इट इज डिजायर्ड टू असाइन ग्रेटर वेट टू स्मॉलर वैल्यूज, अगर इस तरीके से डिजाइन कराए कि स्मॉलर वेट देंगे ग्रेटर वैल्यूज को, व्हेन इट इज डिजायर्ड टू असाइन ग्रेटर वेट टू स्मॉलर वैल्यूज, स्मॉलर वैल्यूज को हम बड़ा वेट देंगे, ग्रेटर वेट देंगे, एंड स्मॉलर वेट टू लार्जर वैल्यूज, और छोटे छोटे वेट देंगे बड़ी बड़ी वैल्यूज को ऑफ अ वेरिएट, इट्स यूज इज रिकमेंडेड। क्या आपको 4 के 4 मेरिट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? पहला क्या कहा था? अगर रेट्स और रेशियोज दिए होंगे, स्पीड टाइम, और ये तो याद करना ही है, अगर रेट और रेशियो दिए होंगे प्राइस और क्वांटिटी से। थर्ड कहा था अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो ये अच्छा है क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ी वैल्यूज टोन डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। चौथा बोला था अगर आप छोटी वैल्यूज को बड़े बड़े वेट देते हैं, बड़ी वैल्यूज को छोटे छोटे वेट देते हैं तो यही बेहतर है। तो 4 के 4 मेरिट पढ़ लिए, डीमेरिट पढ़ते हैं। नंबर 1, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड। बिल्कुल, अगर 2-3 से ज़्यादा निकल जाएगा तो ये निकालना मुश्किल है और अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। नेक्स्ट, यहाँ देखो, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन 1 और मोर आइटम्स आर 0। जब एक या एक से ज़्यादा आइटम्स कैसे हैं? 0 है, तो इसे निकालना पॉसिबल, पीछे पढ़ तो लिया है, तो इसका आंसर भी 0 आ जाता है। इनफैक्ट इन सच अ केस, ऐसे केस में
हार्मोनिक मीन विल ऑलवेज बी जीरो वट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ अदर आइटम्स। बोला अगर एक भी वैल्यू जीरो हो गई पूरे ऑब्जर्वेशन की तो हार्मोनिक मीन निकालना पॉसिबल नहीं है, वो भी जीरो हो जाएगा, भले ही बाकी वैल्यूज कितनी भी हो। आ रहा है? जैसे ये है ना डेटा है, इसमें मान लो एक वैल्यू जीरो हो गई, बाकी कितनी भी हो, आंसर कितना आएगा? जीरो। एक एग्जाम्पल भी लगा है उसके नीचे, पढ़ लेना वहाँ पे। ये दे तो रखा है 0, 10 और 100 का अगर हार्मोनिक मीन निकालोगे तो जीरो ही आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, टू असाइन द लार्जेस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम। ये ऐसा करता है ना, सबसे छोटे आइटम को सबसे बड़ा वेट देता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ए डिजायरेबल फीचर। ये हमेशा के लिए अच्छी बात, सबसे छोटी वाली वैल्यू को सबसे बड़ा वेट देना ये हमेशा के लिए डिजायरेबल नहीं है। हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है कभी कभी उसको सबसे कम वेट भी दिया जा सकता है। आ गया? तो इसका लिमिटेड स्कोप है और ये इसका एक और डिमेरिट है, ये ऐसा ही करता है, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ा वेट देता है। इसी के साथ आपने कुछ मेरिट्स पढ़े और कुछ क्या पढ़ लिए? डीमेरिट्स पढ़ दिए। एक आखिरी टॉपिक इसका बचा है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हमारा हार्मोनिक मीन का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस आखिरी सेक्शन को। हाँ, आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जो बना गया है। आ गया? यूज ऑफ हार्मोनिक मीन, कि हार्मोनिक मीन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आ गया? या फिर एरियाज, वो एरियाज वेयर, ये हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे यार। एरियाज वेयर हार्मोनिक मीन इज प्रिफर्ड, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हार्मोनिक मीन को प्रेफर करा जाता है, जहाँ पे हार्मोनिक मीन ही बेस्ट एवरेज है। ये समझ आ गया क्या पढ़ रहे हैं? यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, कहाँ कहाँ पे हार्मोनिक मीन निकालोगे, या ऐसे एरियाज जहाँ पर हार्मोनिक मीन को ही प्रेफर करा जाता है। ऐसे एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एरिया ऐसा है स्पीड। स्पीड की अगर कहीं बात हो गई, दूसरा पढ़ा था टाइम की कहीं बात हो गई, तीसरा अगर कहीं बात किसकी हो गई तो चुपचाप सबसे बेहतर एवरेज किसे माना जाएगा? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकाल देना देखते ही, ठीक। अगर अच्छा स्पीड और टाइम ही लिखो, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस तो इक्वल हो जाता, पढ़ा था हमने। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड और टाइम के टाइम पे निकालना पड़ता है। थर्ड ये बोल रहा प्राइस पर यूनिट। अगर आपको कहीं भी प्राइस पर यूनिट दिए हैं, क्या दिए हैं? प्राइस पर यूनिट, मतलब वही हो गया कि एक मार्कर 20 रुपये का है, या एक मार्कर 50 रुपये अ मार्कर, एक मार्कर 50 रुपये का है, तो पर यूनिट प्राइस नहीं है, ऐसा हो गया। 5 रुपीज़ पर पैकेट ऑफ बिस्किट, 5 रुपये का एक पर पैकेट है बिस्किट का, तो वो हो गया। आगे समझ में? 10 रुपये किलो आलू चल रहे हैं, 10 रुपीज़ पर केजी। 20 रुपये किलो प्याज है, 20 रुपीज़ पर केजी। आ गया? अगर पर यूनिट प्राइस दिए होंगे तो भी याद कर लो, रट लो इन चीज़ों को अच्छे से, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। स्पीड की बात होगी, टाइम की बात, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होता है, सेम होता है, एग्जाम्पल दिया था पीछे। थर्ड, अगर प्राइस पर यूनिट प्राइस दी हुई है तो। आ गया? नेक्स्ट फोर्थ, ये बोल ही दिया यार, अगर डिस्टेंस रिलेटेड एवरेज की बात कर रहा है, किसकी बात? वही स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम है स्पीड और टाइम की बात, या स्पीड सेम है डिस्टेंस अलग अलग है, तो बोल रहा है कि एवरेज डिस्टेंस निकालो, तब भी यही आएगा। आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एवरेज डिस्टेंस जैसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक हो गया ना। वही अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम की बात कर रहा है तो भी यही निकलेगा। स्पीड, टाइम, प्राइस पर यूनिट, डिस्टेंस रिलेटेड एवरेजेस की, कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड और एवरेज स्पीड बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन बोलेगा। ये भी कमाल है। रेट्स ऑफ वर्क, बहुत बढ़िया। रेट्स ऑफ, थोड़ी बहुत अगर किसी ने क्वांट्स की तैयारी करी हो किसी पेपर के लिए हल्का बहुत, तो टाइम एंड वर्क नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो क्लास 8th में वर्ड प्रॉब्लम आती है इनकी ना। एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 50 दिन में करता है, तो बताओ ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल आते थे। यही है रेट्स ऑफ वर्क। आ गया? अगर रेट दिया हो, काम करने का रेट दिया होगा, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, रेट ही तो है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दूसरा आदमी उसी काम को 50 दिन में करता है या 20 दिन में करता है, तो ये भी तो रेट है। ऐसे में भी यही लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पांचवा भी याद रखना, छठा, व्हेन द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट, इज इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट। अगर डेटा पर यूनिट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? कुछ भी चीज़ पर यूनिट अगर दिया हुआ है, पर यूनिट प्राइस दिए हैं या और भी कुछ चीज़ पर यूनिट एक यूनिट में दिया है, तो यही निकलेगा। जब पर यूनिट स्पीड भी तो थी 60 किलोमीटर पर आवर,
तो एक यूनिट में तो एक घंटे में इतना चलिए, पर यूनिट में अगर डेटा है, ये रट लो, पर यूनिट में डेटा है तब भी हार्मोनिक मीन ही निकाला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछेगा U/SSC से बेकार हो जाएगा पूरा हार्मोनिक मीन पढ़ा हो अगर ये सवाल ना निकाल पाए। इसीलिए तो ये चीज़ें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लाए हैं। क्या क्या, स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, नेक्स्ट पर यूनिट प्राइस दिए हो, नेक्स्ट डिस्टेंस रिलेटेड एवरेज हो, रेट्स ऑफ वर्क हो, अगला व्हेन द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट, अगर पर यूनिट के फॉर्म में डेटा हो तब भी यही निकलेगा। स्टार्ट करें, आखिरी तरफ को बढ़ रहा हूँ और इन्हीं मतलब इसी से रिलेटेड अगला एक और टॉपिक है और उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे। आप अच्छे से नोट्स बना के रखना ताकि समझ बनते रहे और उसी के साथ हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं, यही टॉपिक चल रहा है अभी भी। हाँ, व्हेन टू यूज़ ज्योमेट्रिक मीन, कब निकालें ज्योमेट्रिक मीन। स्टार्ट करें, पीछे कॉपी पलटाना और जो अभी बातें लिखी थी वहीं से रिलेटेड है, उसी से कुछ रिलेटेड हो। पहला, डेटा इज इन रेट्स, अगर डेटा किसमें हो, डेटा इज इन रेट दियो भैया, कौन से रेट, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस के रेट। अगर किलोमीटर पर आवर की बात करी है, रेट ही तो है, इतने किलोमीटर इतने घंटे में, ये रेट है। या यूनिट्स पर आवर, ये भी रेट है। हाँ, एक घंटे में इतनी, मैंने कहा था ना पर यूनिट अगर डेटा हो, क्या हो, अभी नहीं बढ़ा था 2 मिनट, तो पर यूनिट, किलोमीटर पर आवर, पर यूनिट तो एक घंटे में इतना, यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में इतना आउटपुट बनता है, तब भी तो पर यूनिट बात चल रही है। या फिर बात करते हैं प्राइस पर यूनिट, क्या दे रखी है, प्राइस पर यूनिट, एक मार्कर 50 रुपए का, एक मार्कर, तो ये इन्हीं को कहते हैं रेट्स। आ रहा है, डेटा इज इन रेट्स, डी लिखा है मैंने, डेटा इज इन रेट मतलब पर यूनिट की बात करेगा तो यही सबसे बेहतर है। आया, अगर बोलेगा रेशियो में बेहतर कौन है, वो ज्योमेट्रिक मीन। परसेंटेज में बेहतर कौन है, ज्योमेट्रिक मीन। अगर सिर्फ रेट बोलेगा, ये भी याद कर, बोलेगा रेट पे ज़्यादा बेहतर कौन है, तो हार्मोनिक मीन लगाना आंसर आ गया। तो रेट्स पे ज़्यादा बेहतर कौन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, व्हेन टू यूज़ हार्मोनिक मीन। तो अगर पहला क्या लिखा है, व्हेन टू यूज़ हार्मोनिक मीन को कब इस्तेमाल करें, जब डेटा किस में हो, रेट्स में हो। रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। अभी इससे पिछला सेक्शन जब पढ़ा था उसमें नीचे लिखा था कि पर यूनिट की जब बात होगी हमारी, तो पर यूनिट की अगर बात होगी तो सबसे बेहतर यही है। पढ़ा था पर यूनिट, जैसे किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना किलोमीटर चलता है, पर यूनिट है। ये भी पर यूनिट है, एक घंटे में इतने यूनिट, ये भी पर यूनिट है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, तब कहानी को और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर स्पीड दी हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, आ गया। नेक्स्ट, अगर प्राइस दिया हो रुपीस पर यूनिट, एक यूनिट इतनी की आएगी करके, और अगर थर्ड प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यूनिट्स पर आवर। ये तो यही वाली बात कर दी इसने, इसी को समझा रहा है एग्जाम्पल में। किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो, प्राइस एक मतलब रुपी पर यूनिट, एक यूनिट का कितना प्राइस है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन, यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में, इसको सही से लिख ले, हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो रही लेकिन यूनिट्स पर आवर लिखा है, कितने यूनिट बनाते हो एक घंटे में। तो सारे के सारे अगर रेट्स गिवन होंगे तो यही सबसे बेहतर होगा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स नोट करना, समझ अच्छे से बनेगी। अ शॉपकीपर बाइस राइस एट प्राइसेस, अ शॉपकीपर बाइस राइस एट प्राइसेस, एक शॉपकीपर ने इस प्राइस पर राइस खरीदा, अलग अलग प्राइस पे। एक खरीदा 10 रुपये पर केजी, कितने का खरीदा, अगला इस भाई ने खरीदा 20 रुपीज़ पर केजी, तीसरा जो इसने खरीदा वो निकाला 30 रुपये पर केजी। अलग अलग रेट हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, प्राइस पर यूनिट वाला, 10 रुपये किलो के हिसाब से, 20 रुपये किलो के हिसाब से और 30 रुपये किलो के हिसाब से होगा। अब ये अपना एवरेज प्राइस निकालना चाहता है, क्या निकालना चाहता है, एवरेज प्राइस, मतलब तीनों का एक प्राइस बताया जाए, तीनों को मिला के बताया जाए कि मुझे ऑन एन एवरेज कितना पड़ा, 10, एक 10 का था, एक 20 30, तो एवरेज कहीं बीच में तो घूमेगा कि मुझे 15 रुपये पर केजी पड़ा, 16 रुपये, 17 रुपये, टोटल राइस कंबाइंड कितने रुपए की पड़ी। तो सबसे बेहतर कौन सा वो है, तो एवरेज प्राइस निकालने हैं तो हार्मोनिक मीन के साथ जाओ, बाकी मीन्स के साथ मत जाओ।
क्या ये वाला समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट सेकंड आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल आप लोगों ने समझ लिया। पहला क्या था बताना जरा, कब यूज़ करेंगे इसे? जब रेट की बात हो, स्पीड पर यूनिट हो, आउटपुट पर यूनिट हो, एक घंटे में कितना आउटपुट बना, या प्राइस पर यूनिट हो, तो यही सबसे बेहतर है। नेक्स्ट सेकंड लिखा है वी डील विद स्पीड एंड टाइम। वी डील विद स्पीड एंड, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसा है? पीछे एग्जांपल दिया था, वो बच्चा स्कूल जाता है 12 किलोमीटर जाता है 12 किलोमीटर आता है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड और टाइम अलग अलग है। ऐसे में भी तो ये सबसे बेहतर है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखा भी है व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड्स आर डिफरेंट। इसके अंदर क्या लिखा है? व्हेन, इसे लिखाने की जरूरत भी नहीं थी। डिस्टेंस इज बट स्पीड्स आर डिफरेंट, लेकिन स्पीड्स कैसी हैं? स्पीड्स आर डिफरेंट। अगर स्पीड डिफरेंट है और ऐसे में आपसे बोल दिया क्या निकाल दो, एवरेज स्पीड निकाल दो, तो यही सबसे बेहतर तरीका होगा। एवरेज किससे निकालोगे? बस एग्जाम्पल भी दे दें, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसमें बोला हुआ है, इसने एग्जाम्पल की बात करोगे, एक कार पहले 60 किलोमीटर चली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आया, और नेक्स्ट 60 किलोमीटर चली, उसके बाद के 60 किलोमीटर जो चल रही है वो चली है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने के? देखो यहां से यहां पहले 60 किलोमीटर, और फिर यहां से आगे को फिर से कितने किलोमीटर है? क्या डिस्टेंस सेम नहीं है? पहले भी 60 चली लेकिन पहले भाई ने कितने की स्पीड चलाया? फिर तो अगर ऐसे में क्या निकालनी है? एवरेज। तो क्या निकालो बोल रहा है? एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की। बोले एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एक ही स्पीड बताओ पूरी एंटायर जर्नी की। इन दोनों के बीच में तो कहीं आएगी, तो हार्मोनिक मीन निकालो। कैसे निकालोगे? 2/1/20 प्लस 1/, अरे डिस्टेंस सेम है ना, उसको छोड़ दो, ये निकाल दिया आपने। कैलकुलेट करके देख लेने से कितना है। ये 2 आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 2, 2/, में कितना आया? 5/60। उल्टा कर दूं, 2/, में 60/5, उल्टा कर देते हैं। 24 किलोमीटर पर आवर करके देख लेना, आ रहा है 24 किलोमीटर पर। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी तो रहा हूँ। क्या समझ में आ गया इतना? कितने पढ़ लिए अभी तक हमने? 2। ये वाला कौन सा है? एवरेज स्पीड वाला है, आ रहा है। अगर एवरेज स्पीड निकालने की बारी आ रही है और डिस्टेंस कैसा है? सेम है, तो क्या निकालना हुआ? हार्मोनिक मीन निकालना हुआ। आ गया? 2 हो चुके। थर्ड की तरफ को बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दीबाजी हो रही है तो देख लेना, इन्हें संभाल लेना यार। व्हेन टाइम इज सेम बट वर्क रेट्स आर डिफरेंट, सब पढ़ चुके हैं पीछे हम। व्हेन टाइम इज सेम बट वर्क रेट्स आर डिफरेंट। जब टाइम सेम है, हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूं, व्हेन टाइम इज सेम, अगर टाइम कैसा है? बट वर्क रेट्स आर डिफरेंट। एग्जाम्पल देता हूं, अगर समय सेम है लेकिन वर्किंग रेट, वो एक आदमी सेम काम को 10 दिन में करता है, आ गया ऐसा वाला। अच्छा, लेकिन ये एग्जाम्पल अलग है। अगर टाइम सेम है लेकिन वर्किंग रेट्स अलग अलग हैं तो भी हार्मोनिक मीन निकले। अच्छे से पढ़ लेने से। व्हेन टाइम इज सेम, कौन सेम आपकी बार? टाइम, लेकिन वर्किंग रेट्स कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो भी क्या निकालने को मिलेगा? हार्मोनिक मीन्स। एग्जाम्पल दे देता हूं, अब समझ में आ जाएगा यार। एग्जाम्पल, 2 वर्कर्स वर्क एट रेट्स, 2 वर्कर्स वर्क एट रेट्स। 2 वर्कर्स के कुछ रेट आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। पहला ए 10 यूनिट्स बनाता है 1 घंटे में, और दूसरा बी 15 यूनिट्स बनाता है पर आवर। ये देख लो इनको यार, 2 वर्कर्स हैं, समय सेम नहीं है, 1 घंटे पर आवर। 1 घंटे में ये भाई कितना यूनिट बना देता है? ये तो यही तो बोला, अगर समय सेम हो लेकिन वर्किंग रेट अलग अलग हो, ये रट लेना इसे। व्हेन टाइम इज सेम, टाइम कैसा हो? दोनों में 1 घंटा नहीं है,
लेकिन वर्किंग रेट अलग अलग नहीं है, एक आदमी 10 ही बना पा रहा है, एक 15 बना पा रहा है, यही तो वर्किंग रेट है। ऐसे में अगर आपने एवरेज प्रोडक्शन रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, तो हार्मोनिक मीन ही सबसे बेहतर होगा। यू वॉन्ट, अगर आपको निकालना है, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, अगर आप निकालना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्शन रेट, एवरेज, अगर आपको एवरेज प्रोडक्शन रेट निकालना है तो आप हार्मोनिक मीन ही निकाले, वो बेहतर रहेगा। एवरेज प्रोडक्शन मतलब ऑन एन एवरेज दोनों ने मिला के 1 घंटे में कितना बनाया, आ गया। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है आपको पता ही होगा, 2 अपॉन में 1/10 और 1/15, ऐसे करके जब आप आंसर निकालोगे तो आ रहा है 12 यूनिट्स पर आवर। कोई दिक्कत? चौथा स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो तमाम लास्ट का सेक्शन बता रहा हूँ व्हेन टू यूज़ हार्मोनिक मीन, इससे घबराना नहीं है। पीछे जो मैंने बताया था ना कि हार्मोनिक मीन कब कब निकाले, उसी के कुछ एग्जांपल्स देख रहा हूँ ताकि अच्छी समझ बने उसको लेकर आपकी, ठीक है ना। व्हेन वी वांट एवरेजेस फॉर डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट, एक और आ गया, व्हेन वी वांट एवरेजेस फॉर डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट, एवरेजेस फॉर डिफरेंट प्राइस पर यूनिट। अगर आपको एवरेज चाहिए डिफरेंट प्राइस पर यूनिट के लिए, मतलब अलग अलग प्राइसेस दिए गए हैं पर यूनिट के, लेकिन आप एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो यही सबसे बेहतर है। कोई दिक्कत? एग्जांपल बता दूं आपको, एक एग्जांपल दे देता हूं और कहानी को ख़त्म कर देते हैं यार। यहीं पे अमन बाइज इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल, लिख रहा हूं यहाँ पे, अमन बाइज इक्वल क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल। अगर अमन ने इक्वल क्वांटिटी परचेज करी, किसकी, पेट्रोल की, एट ₹80 पर लीटर, एक जगह से भाई को 80 रुपये पर लीटर पड़ा एंड 100 रुपये पर लीटर पड़ा, दिख रहे हो, यही तो बोला है। व्हेन वी वांट एवरेज, हम एवरेज निकालना चाहते हैं डिफरेंट प्राइस पर यूनिट, यही तो है। 1 लीटर पेट्रोल यहाँ कितने खरीदा, यहाँ 100, तो भैया देखो पर यूनिट एक ही यूनिट तो खरीदा पेट्रोल का, लेकिन यहाँ अलग अलग प्राइस है, 100 और 80 है। और इसमें अगर तुम एवरेज प्राइस निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, तो किसके साथ चले जाओ, हार्मोनिक मीन के साथ चले जाओ। 1/80, 1/100 निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। अच्छा, अपॉन में ऊपर 2 भी तो करेंगे, वही आंसर सही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने 1/80, 1/100 करके ऊपर नहीं लगाया हार्मोनिक मीन निकालने समय, 2 या 3 जितना भी लिखना है, तो उसको खुद लगा लेना, आ गया। तो ये भी वही था, व्हेन वी वांट एवरेजेस फॉर डिफरेंट प्राइस पर यूनिट, ये तो पीछे लिखा दिया था ना। अगर पीछे वाले को जाके पढ़ोगे ना, वहाँ ये सारी चीज़ें लिखाई गई हैं, आ रहा है, वहाँ लिखा है तो प्राइस पर यूनिट तीसरे नंबर पे, तो ये प्राइस पर यूनिट का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल दिए गए लास्ट में और कुछ नहीं, ताकि और अच्छी समझ बने। अगर ऐसे में आपको एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालनी है तो ये ऐसे निकलेगी। इस पूरे के पूरे एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन हमने तीनों के तीनों पढ़ लिए हैं। इन तीनों से रिलेटेड अब मैं एक आपको रिलेशनशिप इन तीनों का बताता हूँ, फिर हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं। छोटा सा रिलेशनशिप भी है इन तीनों से रिलेटेड, जो हमें लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। देख लो यार इसे, लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और नंबर 1। पहला वही है यार, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा, बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, आ गया। ग्रेटर एंड एरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। इक्वल कब होता है, इक्वल तभी होगा सिर्फ, इक्वल ओनली व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस है आर कांस्टेंट। वो कैसे हैं, समझ आ गया। दूसरा, ज्योमेट्रिक मीन की बात करोगे, ज्योमेट्रिक मीन यूजेस लॉग। ज्योमेट्रिक मीन किसे यूज करता था, हार्मोनिक मीन यूजेस रेसिप्रोकल्स। ये किसे यूज करता है, रेसिप्रोकल्स को यूज करता है। ये भी तो आ गया होगा।
आ गया। थर्ड और लास्ट आपको लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन की बात करोगे इज यूज्ड फॉर रेट्स। ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? रेट्स के लिए। ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, लिखा था ना पीछे। ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए यूज होता है? हार्मोनिक मीन इज यूज्ड फॉर रेट्स। हार्मोनिक मीन जो है हमारा रेट्स के लिए यूज होता है। एक आखिरी लिखा दूं, और एरिथमेटिक मीन एडिटिव है नहीं है, जोड़ के आता है। ज्योमेट्रिक मीन कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव है, ये भी पढ़ा होगा। हार्मोनिक मीन की अगर बात करोगे तो ये एडिशन है, लेकिन रेसिप्रोकल्स का एडिशन है ना, रेसिप्रोकल्स का एडिशन है। मेरी बात समझ में आई? तो ये तमाम चीज़ें खत्म होने के बाद हार्मोनिक मीन खत्म हो जाता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एरिथमेटिक मीन पढ़ा, उसका ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, उसका हार्मोनिक मीन पढ़ा। इसके बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसे अच्छे से पूरे नोट्स बना लेना और ये सेक्शन हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद।